आज हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3, धातु एवं अधातु। हाँ, ये एनसीईआरटी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। और हम परीक्षा के लिए जो उपयोगी नोट्स हैं उनको विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य इन नोट्स में दी गई हर एक जानकारी को मतलब लाइन दर लाइन पढ़ना और उसे एकदम आसान भाषा में समझना है, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ। हम भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों से शुरू करेंगे, फिर धातुओं की प्राप्ति और उनके संक्षारण से बचाव तक हर पहलू को क्रम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्मों से। जैसा कि हमारे नोट्स में पहली स्लाइड में दिखाया गया है, हम धातुओं के 4 मुख्य भौतिक गुणधर्मों से शुरुआत करेंगे। पहला है धात्विक चमक, जिसे लस्टर भी कहते हैं। इसमें लिखा है, शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अच्छा, जैसे सोना या चांदी की जो चमक होती है वो इसी गुण के कारण है। ठीक है। दूसरा गुण है कठोरता या हार्डनेस। नोट्स कहते हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, हाँ। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद? क्षार धातुएं मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, तो ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा, तांबा, ये सब तो बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं इतनी नरम है, जैसे पनीर या मक्खन होता है ना, अच्छा, कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। आगे है आघात वर्ध्यता, मैलिबिलिटी। लिखा है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और इसका उदाहरण दिया है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। इसका मतलब है कि धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वे टूटती नहीं है। अच्छा, बल्कि फैलकर पतली शीट या चादर में बदल जाती हैं। मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगा होता है ना, हाँ, वो इसी गुण का सबसे अच्छा उदाहरण है। और चौथा गुण है तन्यता मतलब डक्टिलिटी। नोट्स के अनुसार धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प तथ्य है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये धातुओं का वो गुण है जिससे हम उन्हें खींचकर तार बना सकते हैं। जैसे बिजली के तार तांबे के बने होते हैं, हाँ। क्योंकि तांबा एक तन्य धातु है। और सोने की तन्यता तो मतलब कमाल की है, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। सच में हैरान करने वाला है। अब हम धातुओं के कुछ और भौतिक गुणधर्मों पर आते हैं। 5वां गुण है ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता। ओके। नोट्स में लिखा है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसके सर्वश्रेष्ठ और कुचालक के उदाहरण भी हैं। सर्वश्रेष्ठ चालक सिल्वर तथा कॉपर, कुचालक लेड तथा मरकरी। सुचालक का मतलब है कि धातुएं अपने अंदर से गर्मी यानी ऊष्मा और बिजली यानी विद्युत को आसानी से गुजरने देती हैं। अच्छा, इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं और बिजली के तार कॉपर या एल्यूमिनियम के। और चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। हाँ, लेकिन महंगी होने के कारण इसका इस्तेमाल कम होता है। इसमें एक और बिंदु है, विद्युत तारों पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी या रबड़ की परत होती है। ये सुरक्षा के लिए है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तो उन्हें छूने से करंट लग सकता है। सही बात है। पीवीसी या रबड़ जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनकी परत हमें करंट लगने से बचाती है। ठीक है। 6ठा गुण है ध्वनिक या सोनोरस। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। इसका मतलब है कि धातुओं को जब किसी चीज से टकराया जाता है तो उनमें से एक विशेष गूंजने वाली आवाज निकलती है, जैसे स्कूल की घंटी। बिल्कुल, इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, गुणधर्मों के महत्वपूर्ण अपवाद। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला, मरकरी यानी पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। हाँ, सभी धातुएं सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं, सिवाय पारे के, जो कि एक तरल मतलब लिक्विड धातु है। ये थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। दूसरा, गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। गलनांक वो तापमान है जिस पर कोई चीज पिघलती है। तो इन धातुओं का गलनांक इतना कम है कि हमारे शरीर की गर्मी से ही ये पिघल जाती हैं। वाह। तीसरा, आयोडीन।
अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हाँ, हमने पढ़ा था कि चमकना धातुओं का गुण है, लेकिन आयोडीन एक अधातु है, फिर भी इसमें धातुओं जैसी चमक होती है। ये एक मुख्य अपवाद है। चौथा, कार्बन, एक अधातु जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है, और ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। ये बहुत दिलचस्प है। कार्बन एक अधातु है, इसका एक रूप हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं इसका दूसरा रूप ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है और अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। अच्छा। हाँ, जिसका इस्तेमाल पेंसिल की लेड और बैटरी सेल में होता है। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। पहला है वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है। नोट्स कहते हैं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। इसका एक समीकरण है, धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण है 2Cu प्लस O2 इक्वल्स टू 2CuO, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। इसका मतलब है कि जब धातुएं हवा के संपर्क में आती हैं, तो वे हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नई परत बना लेती हैं। अच्छा। जिसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे तांबे के बर्तन पर काले रंग की परत जम जाना। ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में लिखा है, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O 2NaOH। यानी ज्यादातर धातु ऑक्साइड का स्वभाव क्षारीय मतलब बेसिक होता है। जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये क्षार बना देते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार के ऑक्साइड का भी उल्लेख है, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ, कुछ धातु ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं। ये ऑक्साइड खास होते हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, मतलब ये दोहरी प्रकृति दिखाते हैं। अच्छा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। हाँ, यहाँ अलग अलग धातुओं की अभिक्रिया अलग अलग तरह के पानी से दिखाई गई है। ठंडे जल से सोडियम, पोटेशियम जो तेजी से और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, और कैल्शियम जो धीमी गति से करता है। इसका मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी बहुत अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे पानी से भी बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं। करेक्ट। और गर्मी निकलती है। हाँ, बहुत गर्मी निकलती है। कैल्शियम भी ठंडे पानी से क्रिया करता है पर धीरे धीरे। गर्म जल से मैग्नीशियम। हाँ। केवल भाप से एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। और कोई अभिक्रिया नहीं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। जो कम क्रियाशील है उन्हें गर्म पानी या भाप की जरूरत पड़ती है। और सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुएं तो इतनी कम क्रियाशील होती हैं कि वे पानी से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। अगली स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ। परिभाषा दी गई है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ चित्र में एक सूची दिखाई गई है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और सबसे नीचे सोना। हाँ, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये श्रेणी हमें बताती है कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। इसी से जुड़ा है विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके घोल में से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। अच्छा। जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाए तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग हरा हो जाता है। अब देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सूत्र है धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन है तो एक नमक यानी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें HNO3 के साथ विशेष स्थिति बताई गई है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती। हाँ, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब कोई धातु इससे क्रिया करती है तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये एसिड उसे तुरंत ऑक्सीजन देकर पानी में बदल देता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर ही नहीं आ पाती?
बिल्कुल, इसलिए वो उत्सर्जित नहीं होती। इसका भी एक अपवाद है। अपवाद, मैंगनीज एवं मैग्नीशियम अति तनु HNO3 के साथ H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। केवल ये दो धातुएं हैं जो बहुत ही हल्के मतलब तनु नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिक की। परिभाषा है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब एक धातु अपना इलेक्ट्रॉन एक अधातु को दे देती है तो उनके बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है और इससे जो नया कंपाउंड बनता है उसे आयोनिक यौगिक कहते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। चित्र में सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण है। हाँ, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे Na+E-। आधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, जैसे Cl+E- इज इक्वल टू Cl-। चित्र में दिखाया गया है कि सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो आसानी से त्याग देता है और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। हाँ, धन आयन। और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक की जरूरत है, तो वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज वाला आयन यानी ऋणायन बन जाता है। विपरीत आवेशित आयन मजबूत स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधकर यौगिक बनाते हैं। तो ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को मजबूती से खींचते हैं और सोडियम क्लोराइड NaCl यानी हमारा साधारण नमक बन जाता है। अब देखते हैं आयोनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है। पहला, भौतिक प्रकृति, ठोस व कठोर, सामान्यतः भंगुर। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ये यौगिक ठोस और कठोर होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। लेकिन दबाव डालने पर ये टूट जाते हैं यानी भंगुर होते हैं और इसी मजबूत बल के कारण इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। तीसरा गुण, घुलनशीलता, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील। और चौथा, विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में कुचालक परंतु गलित या जलीय विलयन में सुचालक। हाँ, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं। और विद्युत चालकता वाली बात, वो एक बहुत जरूरी बात है। ठोस नमक में से बिजली पास नहीं हो सकती क्योंकि आयन बंधे होते हैं, हिल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जब नमक को पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो आयन आजाद हो जाते हैं और घूमने लगते हैं, जिससे वे बिजली का संचालन कर पाते हैं। अगला विषय है धातुओं की प्राप्ति। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, खनिज, अयस्क और गैंग। सरल भाषा में जमीन से जो भी चीज निकलती है वो खनिज है। ठीक है। लेकिन अगर किसी खनिज में से धातु निकालना आसान और फायदेमंद हो तो उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग? अयस्क के साथ जो फालतू की मिट्टी पत्थर जैसी गंदगी होती है उसे गैंग कहते हैं। यहाँ अयस्क से धातु निष्कर्षण के चरण का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। हाँ, इस चार्ट में दिखाया गया है कि अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्रियाशीलता के आधार पर? बिल्कुल। उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए? उनके लिए उनके गलित अयस्क का विद्युत अपघटन करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। और मध्यम? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क ज्यादातर कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। उन्हें पहले ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर उनका अपचयन किया जाता है। और निम्न अभिक्रियाशील? वो ज्यादातर शुद्ध रूप में मिलती हैं, उन्हें बस थोड़ा सा परिष्करण करना पड़ता है। चलिए, अब हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रियाओं को विस्तार से देखते हैं। ठीक है। पहली है भर्जन, रोस्टिंग। परिभाषा, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। इसमें अयस्क को हवा की मौजूदगी में बहुत तेज गर्म किया जाता है ताकि सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाए। दूसरी है निस्तापन, कैल्सिनेशन। परिभाषा, कार्बोरेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। निस्तापन प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए है। इसमें अयस्क को कम हवा या बिना हवा के गर्म किया जाता है, जिससे कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद है अपचयन, रिडक्शन। परिभाषा, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। जब हमें धातु का ऑक्साइड मिल जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। अब है धातुओं का परिष्करण।
विद्युत अपघटनी परिष्करण। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक टैंक, 2 रॉड, एनोड और कैथोड और एक विलयन दिखाया गया है। प्रक्रिया का वर्णन है। धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर विलयन में जाती है और उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। ये धातु को बिल्कुल शुद्ध करने का तरीका है। इसमें हम अशुद्ध धातु की एक मोटी रॉड लेते हैं, वो एनोड बनती है, और शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी, वो कैथोड बनती है। ठीक है। जब बिजली पास की जाती है तो अशुद्ध रॉड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में घुलती है और फिर पतली वाली शुद्ध पट्टी पर जाके जमा हो जाती है। और अशुद्धियां, जो गंदगी होती है, वो नीचे एनोड पंख के रूप में इकट्ठा हो जाती है। हमारा अगला विषय है संक्षारण, कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, कॉपर पर हरी परत। सरल शब्दों में, जब धातुएं नमी और हवा के संपर्क में आती हैं तो वे धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। अच्छा। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। तो संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जाए? नोट्स में लिखा है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, मिश्र धातु बनाकर। इन तरीकों से हम धातु की सतह का संपर्क हवा और नमी से तोड़ देते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहती है। यशद लेपन क्या है? यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो उसे जंग से बचाता है। यहाँ मिश्रातु यानी अलॉय का भी जिक्र है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। मिश्रातु यानी अलॉय 2 या ज्यादा धातुओं को पिघलाकर मिलाने से बनता है। इससे धातुओं के गुण बेहतर हो जाते हैं। टेबल में कुछ उदाहरण हैं: इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, सोल्डर, अमलगम। जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, ये साधारण लोहे से ज्यादा मजबूत होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता। हाँ। इसी तरह पीतल और कांसा भी बहुत उपयोगी मिश्रातु हैं। अंत में कुछ बहुत ही रोचक विशेष तथ्य दिए गए हैं। अच्छा। पहला है एक्वा रेजिया। ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। यह सोना और प्लैटिनम को गला सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड का मिश्रण है, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर? हाँ, क्योंकि ये सोना और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं को भी अपने अंदर घोल सकता है। दूसरा है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया। यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। यह एल्यूमिनियम को जंग से बचाने का एक तरीका है। इसमें विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी और मजबूत परत बना दी जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे आश्चर्यजनक, दिल्ली का लौह स्तंभ। हाँ, ये तो कमाल है। कुतुब मीनार के निकट स्थित, लगभग 1600 वर्ष पुराना, भारतीय लौह कर्मियों द्वारा निर्मित, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यह भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। 1600 साल से खुले में खड़े होने के बावजूद इस लोहे के खंभे पर आज तक जंग नहीं लगा है। 1600 साल? हाँ, यह दिखाता है कि उस समय के कारीगरों के पास धातु का कितना उन्नत ज्ञान था। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, अध्याय धातु एवं अधातु पर। हमने धातुओं के गुणों से लेकर उनके निष्कर्षण और सुरक्षा तक हर महत्वपूर्ण बिंदु को समझने की कोशिश की। और हमने देखा कि कैसे अपवाद अक्सर नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे प्राचीन भारतीय विज्ञान आज भी हमें चकित कर सकता है। बिल्कुल। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने दिल्ली के लौह स्तंभ की बात की, जो 1600 साल से जंग मुक्त है। आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद हम ऐसा लोहा आसानी से नहीं बना पाते। सोचने वाली बात है, उस समय के कारीगरों ने ऐसी कौन सी तकनीक या मिश्रण का इस्तेमाल किया होगा जो इस स्तंभ को आज भी सुरक्षित रखे हुए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।